अपीलीय व्यवस्था के बाद में अब हम बात करते हैं कानून की दो शाखाएं, जिसको आप फौजदारी कानून और दीवानी कानून के रूप में जानते हैं। दोनों में क्या अंतर है, दोनों की क्या व्यवस्थाएं हैं, कौन से मामले फौजदारी में आएंगे, कौन से दीवानी में आएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम विधि की जो दोनों शाखाएं हैं उनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला है आपके फौजदारी कानून और दूसरा है दीवानी कानून। अब आपको दोनों को अलग अलग समझना है, दोनों के अंदर कौन कौन से मामले निर्धारित किए गए हैं उनको समझना है, और उसके बाद में इससे संबंधित कोई प्रश्न है और प्रश्न सीधा आएगा तो सीधा सा प्रश्न आएगा कि दीवानी और फौजदारी कानूनों में क्या अंतर है, तो आपको सीधे सीधे बताना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फौजदारी कानून की। फौजदारी कानून यहां पर मैं लिखता हूं फौजदारी कानून। तो इसके अंदर जो पहला है कि यह कानून अपराध से संबंधित या आपराधिक घटनाओं से संबंधित होते हैं। ये कानून अपराध से संबंधित होते हैं, जैसे हत्या, चोरी, डकैती, लूटमार आदि। अगर किसी की हत्या हुई है, किसी की चोरी हुई है, डकैती हुई है, लूटपाट हुई है, तो वो जो केस दर्ज किया जाएगा वो सीधा किया जाएगा फौजदारी कानून की धारा के तहत। यह आपको ध्यान रखना। इसमें देखिए, अपराध हत्या, चोरी और डकैती या लूट जैसा यदि कोई अपराध किया है तो वो सीधा फौजदारी कानूनों में आएगा। हम पढ़ रहे विधि कानून की शाखा है जिसमें फौजदारी कानून और दीवानी कानून, और फौजदारी कानून में हमने सबसे पहला बिंदु लिया है कि ये कानून सीधे सीधे अपराध से संबंधित होते हैं, और अपराध का जो प्रकार है वो क्या, हत्या हो सकता है, चोरी हो सकती है, डकैती हो सकती है, लूट हो सकती है। अब हम फौजदारी कानून के अंदर जो दूसरा बिंदु है उसको समझते हैं। फौजदारी कानूनों की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें सबसे पहले, फौजदारी कानूनों की बात कर रहे हैं हम, इसमें सर्वप्रथम क्या होता है, इसमें सबसे पहले प्राथमिक सूचना रिपोर्ट, जिसको आप एफआईआर कहते हैं, जिसको आप प्राथमिकी भी कहते हैं, इसमें सबसे पहले प्राथमिक सूचना रिपोर्ट अर्थात एफआईआर दर्ज होती है। यह ध्यान रखना। सबसे पहले इसमें क्या होगा, एफआईआर दर्ज होगी। फौजदारी कानूनों की यही विशेषता है कि इसमें सबसे पहले एफआईआर दर्ज होगी। इसके बाद पुलिस जांच करके, याद रखना, इसके बाद पुलिस जांच कर अदालत में, कोर्ट में, इसके बाद पुलिस जांच कर अदालत में केस फाइल करती है, केस फाइल करती है। आपको यह समझना है कि सबसे पहले इसके अंदर एफआईआर दर्ज होगी, किसमें, फौजदारी कानून में। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्राथमिक सूचना रिपोर्ट, जिसको आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहते हैं। एफआईआर का फुल फॉर्म देखिए आप, एफआईआर मींस फर्स्ट इंफॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मींस एफआईआर, यहां से एफ फॉर फर्स्ट, आई फॉर इंफॉर्मेशन और आर फॉर रिपोर्ट, तो एफआईआर हो गया। ये फौजदारी कानूनों में एफआईआर दर्ज होती है, दीवानी में नहीं होती, आगे हम देखेंगे। फिर क्या होगा बेटा कि पुलिस जांच करेगी, और जांच करने के बाद में उसके बाद में कोर्ट में जो है मुकदमा जाएगा। ये फौजदारी कानून की विशेषता है। अब हम तीसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं कि अगर व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाता है तो क्या होता है। दोषी पाए जाने पर, अगर कोई दोषी पाया जाता है कि हां आपका अपराध सिद्ध हो गया, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी। दोषी पाए जाने पर या तो जेल या इसके ऊपर जुर्माना, उसके पैसे वगैरह भरवाए जाएंगे, जेल या जुर्माना, अथवा दोनों भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है अथवा दोनों हो सकते हैं।
तो ये जो आपके फौजदारी कानून है इसके बारे में आपको पता रखना है। क्या है, देखिए सबसे पहले हमने देखा था इसमें हत्या, लूट, डकैती के जो केस है वो फौजदारी में शामिल किए जाएंगे। लड़ाई झगड़े, मारपीट जो भी हो फौजदारी में आएगा। और इसके अंदर एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस जांच करती है, अदालत में केस फाइल करती है। अगर दोषी पाया जाता है व्यक्ति तो उसको जेल भी हो सकती है, उसको जुर्माना भी हो सकता है, या फिर जेल जुर्माना दोनों हो सकते हैं। उसको कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं कि आपको 10,000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे या 10,000 का जुर्माना, या फिर कहे आपको 6 महीने की जेल है, या फिर यह भी कह सकते हैं आपको 10,000 जुर्माना 6 महीने की जेल, फॉर एग्जाम्पल के। तो ये तीनों बिंदु आपको फौजदारी कानूनों में ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में आता है फौजदारी कानूनों के कोई 3 विशेषताएं बताइए, आपको ये तीनों बिंदु लिखने हैं। उसके साथ में आपने यहां पर देखा एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये एग्जाम में पूछते हैं, कई बार मल्टीपल चॉइस में भी पूछ लेते हैं या वन लाइन क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं। तो फौजदारी जो है कानून, उसकी विशेषताओं के बाद में अब हम चलते हैं दीवानी कानूनों की ओर। लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दीवानी कानूनों की। फौजदारी कानूनों में लड़ाई झगड़े, मारपीट, चोरी, डकैती, उसके बाद में एफआईआर, उसके बाद में अदालत में केस फाइल होना, देन उस पर फैसला आना, जुर्माना या सजा, ये सारे उसके मुख्य बिंदु थे। अब हम दीवानी की बात करते हैं। दीवानी कानूनों में क्या होता है बेटा, ये व्यक्ति के विशेष अधिकारों से संबंधित कानून है ना। और व्यक्ति के जब विशेष अधिकारों का उल्लंघन होता है तो दीवानी कानून देखिए, ये व्यक्ति के विशेष अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। अब उसमें क्या होगा आपको मैं समझाता हूं, पहले हम इसको देख लेते हैं। व्यक्ति के विशेष अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। मोटे तौर पर अगर मैं बताऊं कि रुपए पैसे से जितने भी संबंधित मामले हैं उल्लंघन से, ये व्यक्ति के विशेष अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कानून है। रुपए पैसा वाला मामला जहां पर भी आएगा, मान लीजिए मैंने किसी से 1 लाख रुपया उधार लिया और मैं उसको वापस नहीं दे रहा हूं, तो ये सारा जो मामला, या मान लो मैंने किसी के घर किराए पर लिया और मैं उसका किराया का मकान खाली नहीं कर रहा हूं, ऐसे मामलों में मुझे इन कानूनों की जरूरत पड़ेगी और यहां पर ये कानून मेरी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु आपको यह समझना है कि ये व्यक्ति के विशेष अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित होते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे जमीन की बिक्री, अगर आपने किसी को जमीन बेची है, रेवेन्यू से संबंधित कोई मामला है, जमीन को बेचना खरीदना उससे संबंधित, या फिर आपके किराए से संबंधित, घर का जो किराया है उससे संबंधित है, खाली करने या नहीं करने, या रुपया पैसा किराया नहीं चुकाने से संबंधित है, या फिर मान लीजिए कोई विवाह तलाक का मामला है, ये आपके विशेष संबंधित है। इससे संबंधित अगर कोई मैटर है तो वो जाएगा आपके सीधा दीवानी कानूनों में। देखिए वापिस इसको समझिए, फौजदारी कानून जो है लड़ाई झगड़े मारपीट से संबंधित है, लेकिन दीवानी कानून विशेष अधिकारों से उल्लंघन से संबंधित है ना। और इसके एग्जाम्पल में जैसे जमीन को बेचना है, किराया है, तलाक है, मतलब मोटे तौर पर अगर मैं कहूं आपको तो दीवानी कानूनों में जो रुपए से संबंधित मामले हैं, इसके अंदर सीधे तौर पर आपके पास में रुपया पैसा या ये जो विवाद का कारण है, तो उसमें आपको दीवानी कानून काम में आएंगे। इसके बाद में हम दूसरी, जो इसकी दूसरी विशेषता है, इस पे हम देखिए कि इसमें प्रभावित पक्ष सीधे न्यायालय में, कोर्ट में, सीधे न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, याचिका दायर करता है। सीधी सी बात है, यहां पर फौजदारी कानून में हमने देखा था दूसरे बिंदु में, वहां पर एफआईआर दर्ज हो रही थी, लेकिन यहां पर एफआईआर का कोई मामला नहीं है। अगर आपके दीवानी मामलों से संबंधित कोई भी है तो आप सीधे कोर्ट में जाइए और कोर्ट में जाकर के वहां पर जो मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष आपको एक याचिका डालनी है, अपनी अर्जी लगानी है कि भाई साहब मेरे यहाँ माननीय मेरे साथ में इस तरह से हो रहा है, मुझे न्याय चाहिए। यहाँ पर आपको पुलिस की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन कई बार लोग क्या गलती में ऐसे मामलों में भी पुलिस में चले जाते हैं, तो वहां पर थोड़ी कंट्रोवर्सी होती है और उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। दीवानी मामलों को हम पढ़ रहे हैं, इसका दूसरा बिंदु हमने देखा कि इसमें प्रभावित पक्ष जो है सीधा न्यायालय की शरण में जाता है, और यहां पर मैं लिख सकता हूं कि इसमें एफआईआर दर्ज नहीं होती, इसमें एफआईआर नहीं होती। ये मुख्य अंतर है दोनों में। अगर कोई आपको पूछे कि भाई सीधा साधा 1 2 3 अंतर बताओ, तो पहला तो आपको
इसकी प्रकृति से संबंधित बताना है, वहां पे मारपीट थी, यहाँ पर जमीन बिक्री, किराया, तलाक से संबंधित है। दूसरा जो है उसमें एफआईआर होती थी, इसमें एफआईआर नहीं होती, इसमें सीधा आपको कोर्ट में जाकर के अपनी याचिका दायर करनी है। ठीक है, तो ये जो दो बिंदु हमने देखे हैं, अब हम तीसरे बिंदु पर चलते हैं, जो अंतिम बिंदु होगा दीवानी कानूनों का। लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब दीवानी कानूनों की जो तीसरी विशेषता, देखिए फौजदारी में क्या होता था कि उनको जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते, लेकिन यहां पर अदालत क्या करेगी, उस मुकदमे के मूल में जाएगी कि कारण क्या था और वहां पे राहत देगी। तो इसमें देखिए, इसमें अदालत राहत की व्यवस्था करती है, पीड़ित पक्ष से उसको राहत कैसे मिले, उसको न्याय कैसे मिले, तो इसमें अदालत राहत की व्यवस्था करती है। राहत की व्यवस्था करती है, मान लीजिए किसी के पैसे पकाए जाते हैं तो अदालत कहेगी भी इसके पैसे लौटाओ, करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बाकी पैसे लौटाना, बाकी पैसे लौटाना, अगर किसी ने किराया नहीं दिया है तो किराया देना, अगर कोई मकान खाली नहीं कर रहा है किराया का तो मकान खाली करना, ये सारी व्यवस्थाएं इसके अंदर होगी, मकान खाली करना आदि। तो ये अदालत द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा वो राहत के फॉर्म में दिया जाएगा, राहत की व्यवस्था के रूप में दिया जाएगा। ये मूल रूप से फौजदारी और दीवानी अदालत के अंदर, तीनों के अंदर जो फर्क था। आपको तीनों के तीन तीन बिंदु लिखने हैं, एक टेबल बनानी है, टेबल बना करके उसका जो अंतर है, उसका जो डिफरेंस है, उसके बारे में आपको पता करना है। यहां पर एक बहुत अच्छा प्रश्न खत्म होता है आपका कि जो विधि या कानून की शाखाएं हैं दोनों, दीवानी और फौजदारी, एक तो यह प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि दीवानी कानून और फौजदारी कानूनों से आप क्या समझते हैं, इसके अंदर मुख्य क्या अंतर है। देन एक एफआईआर का फुल फॉर्म यहां पर आपको पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं कि इतनी जो व्यवस्थाएं जब आपने कर दी हैं तो उसके बाद में क्या हर व्यक्ति को न्यायालय जाने का अधिकार है या। उसके पहले देखिए, दीवानी और कानूनों को या फौजदारी को हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए कुछ लड़के लड़कियों को परेशान करते हैं, लड़के लड़कियों को तंग करते हैं। देखिए ये आपके एग्जाम इस बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूं, है ना। लड़के कहेंगे सर हमने कब तंग किया, है ना, और लड़कियां कहेगी सर हमें कोई तंग कर ही नहीं सकता, आगे तो देखो अभी हम सक्षम है ना। चलिए, लेकिन मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। अगर इस तरह का अगर कोई मामला आता है तो बेटा वो जाएगा सीधा फौजदारी में, ये फौजदारी से संबंधित मामला है, इसको आपको समझना है। अगर इस तरह का कोई मामला आता है, जैसे मान लो लड़कियों द्वारा लड़कियों को तंग किया जाना, है ना, तो ये जाएगा किसमें, फौजदारी में। और दीवानी के अंदर हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा है, कोई किराएदार मकान खाली नहीं करता, तो ये जाएगा आपके दीवानी में। तो एक एक एग्जाम्पल है ये, इसको आप ध्यान में रखना। कई बार पूछ लेते हैं कि एक एक एग्जाम्पल से इसको समझाइए, तो आपको फौजदारी का और दीवानी को एक एक एग्जाम्पल से इसको समझाना है। तो यहां पर आपके दीवानी और फौजदारी वाला जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। अब हम अगले जो वीडियो है उसके अंदर देखेंगे कि भाई क्या हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है क्या कि वो अदालत में जाए। अगर अधिकार है तो कहां तक वो अधिकार को हम ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर पाते हैं, वो कौन से कारक हैं, वो कौन से कारण हैं जो उसके अदालत तक जाने के रास्ते को प्रभावित करते हैं, मतलब उनकी अदालत तक जो उसकी पहुंच है उसको संभव नहीं होने देती। बहुत सारी बातें हैं, अगले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। लिखिए इसको।